गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक के बारे में बताएंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं क्या कौन से रेडिएशंस होते हैं और किस तरह से वो मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हों और उन दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेव्स चलती हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले जाते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो हम अगर उनको बोलते हैं कि अगर c इज इक्वल टू ये लाइट की वेलोसिटी है लेकिन उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे हम गामा रेज लें, एक्स रेज लें या अल्ट्रावायलेट रेज लें या इंफ्रारेड रेज, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरीज में आते हैं। कंबाइनली सबको मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर हम रेडियो वेव्स लें या हम माने कि गामा रेज लें, उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी लेकिन हर वेव की, हर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंस होगा। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल, दैट्स मीन प्रोडक्ट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी हुआ है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी के बराबर आएगा। और अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल कंफर्म थ्योरी बताई गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसे बोलते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। आज मैं इस टॉपिक में से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे हम लाइट की वेलोसिटी में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे न्यूमेरिकल आप करेंगे और उसमें वेलोसिटी दी है या नहीं दी है, हमें लाइट की वेलोसिटी का यूज वहां पे कर लेना है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी से ही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करते हैं। और लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ दी गई है तो आप उससे फ्रीक्वेंसी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई वेव आपको बोली जाए, कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है कि wavelength of any electromagnetic radiation, any electromagnetic radiation is 400 nanometer. What will be the frequency? आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये हमको वेवलेंथ दी गई है और हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो हमको इस वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नैनोमीटर में आपको दिया हुआ है। तो हम लैम्डा इज इक्वल टू, आंसर किस तरह से करेंगे, 400 नैनोमीटर दिया है, 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁹ मीटर हुआ। अब हम c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाएंगे, c की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और 400 × 10⁻⁹, ये दोनों चीजें डिनोमिनेटर में जाएंगी आपकी। सो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 400 × 10⁻⁹। ये पावर ऊपर जाएंगी, 3 × 10⁸ × 10⁹ अपॉन 400। ये आपकी 17 पावर हुई, इसमें की 2 zeros को हम नेग्लेक्ट करके 3 × 10⁻15 अपॉन 4, और इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, इसे हेड्स बोलेंगे। इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी दी हो तो वेवलेंथ हो, वेवलेंथ दी हो तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट ये आपका था न्यूमेरिकल जिसपे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना बताया। अब मैं आपको, जो कि जैसे कि मैंने आपको और भी फार्मूले लास्ट वीडियोज में एक्सप्लेन करे हैं, जैसे वेव नंबर है, वेव नंबर का आपको फार्मूला मैंने बताया, कोई वेव का वेव नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम न्यू बार से इंडिकेट करते हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/λ। इस फार्मूले से हम किसी भी वेव का वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे
जब आपको अगर वेवलेंथ पता है तो आप उसका वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने एक कोई येलो कलर की लाइट है जिसका वेवलेंथ है 5800 एंगस्ट्रॉम और इसका हमें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ wave number, that's mean nu bar, and frequency nu of this wavelengths of light. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। So lambda is given to you 5800 angstrom and 5800 into 10 to the power minus 10. This will be meter. एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू दी पावर माइनस 8 का 10 टू दी पावर माइनस 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारे पास अगर हमको वेव नंबर निकालना है तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा, दैट्स मीन 5800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। एंड नाउ यू कैन राइट, इसको डिवाइड करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको इससे इसका वेव नंबर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1.72 इंटू 10 टू दी पावर जो भी 6 मीटर इनवर्स आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला हमने बताया था, रिलेशनशिप थी आपकी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमें लैम्डा पता है तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिख पाएंगे, C इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू C अपान लैम्डा। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है और यहाँ पे हम C की वैल्यू लगाएंगे। C हमारे लिए फिक्स है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और हमको यहाँ लैम्डा मीटर में ही रखना पड़ेगा और हमने ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। 5800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। हर्ट्ज उसका यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहे हैं आपको, जिसमें ये शायद स्पेशली CBSE से हट के है। मोज़ले ने एक कॉन्सेप्ट बताया, एक रूल बताया कि जब कोई रेडिएशन इमिट करता है तो किसी भी वो एटम से तो रेडिएशन निकलेंगे, कोई सब स्पेसीज होगी, एटॉमिक होगा, तो उससे जो रेडिएशन निकलेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम न्यू बोलते हैं, ये डिपेंड करती है उसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का जितना चार्ज होगा दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो मोज़ले ने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है, दैट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z। यहाँ पे इन्होंने z क्या बताया, एटॉमिक नंबर से हम इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे z को बोल रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस, तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, z को न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स पाई गई, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे क्या ड्रॉबैक, कुछ उसमें स्क्रीनिंग का इफेक्ट पाया गया। इलेक्ट्रॉन जो जंप किया एक उससे दूसरे उसमें गया, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर आया। उस एरर को रिमूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट का यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस b। ये जो b है ये आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोला गया। और इस इक्वेशन को कंपटीशन लेवल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप इसमें से किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज पता है, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट लिया a, जिसे बोला गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये मोज़ले की इक्वेशन है। क्या बता रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, and where b is the, what is b,
B is the screening constant. Okay students, जैसे कि आपने मोजलेस की इक्वेशन पढ़ी, किसी भी बॉडी से किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट कर सकती है। रेडिएशन इमिट करने की अलग अलग कंडीशन है, उसी में से एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। सबसे पहले तो बताएं, अगर कोई बॉडी को हॉट कंडीशन में या टेम्परेचर देने के बाद उसमें से कोई रेडिएशन निकलते हैं, उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक आयरन रॉड लेते हैं। आयरन रॉड को आप जब हीट, पहले उसका कलर ग्रे कलर का होता है, अगर वो प्योर आयरन है, जब हम उसे हीट करते हैं किसी फर्नेस में तो वो थोड़ा रेड हो जाता है। और अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेड कलर हमको क्यों दिखा? रेड कलर इसलिए दिखने लगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया उससे रेडिएशन इमिट होने लगे। सबसे पहले लो टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पे आपने आयरन को हीट किया तो अभी उसका टेम्परेचर कुछ रहा होगा, तो रेड कलर की आपको लाइट दिखने लगी, रेड कलर के रेडिएशन दिखने लगे। रेड ही सबसे पहले क्यों दिखाई दिया? क्योंकि रेड कलर का रेडिएशन जो है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है, वो कम टेम्परेचर पे कम फ्रीक्वेंसी हमको इमिट करेगी। जब आप उसी आयरन रॉड को जो कि रेड कलर की है अगर और हीट करते हैं, टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि वो और ज्यादा डार्क रेड हो जाता है, बिल्कुल ग्लो करने लगता है। और उसके बाद फिर और हीट करने पे वो शायद ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में या ब्लू कलर के रेडिएशन इमिट करने लगता है। तो इंक्रीज करने में आपने क्या पाया? आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेडिएशन जो इमिट हुए वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगी। दैट्स मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में उन्होंने अगर बताएं तो हम यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम उनको बोलेंगे जो रेडिएशन टेम्परेचर देने पे या हॉट करने पे किसी बॉडी से इमिट करते हैं। और हम उसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है तो पहले तो इंक्रीज करती है एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और फिर डिक्रीज करती है। इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है। अगर हम किसी टेम्परेचर को लेते हैं और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चेक करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो हम क्या पाएंगे कि पहले तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे हम वेवलेंथ ले रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और फिर ग्राफ नीचे की तरफ आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी बिल्कुल फेल हो चुकी है। और प्लांक्स की थ्योरी के बाद उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है उसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंज्यूम होती है। रेडिएशन जो इमिट करते हैं वो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी के लिए किसी रेडिएशन के निकलने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए होती है, उसे क्वांटम वर्ड दिया गया। क्वांटम किसने वर्ड दिया गया? सबसे पहले प्लांक्स ने इस बात को बोला कि अगर किसी सरफेस से, किसी बॉडी से, जैसे हमने यहाँ पे बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हम टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो अगर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो एक तरह की एनर्जी है। उसी तरह से अगर हम लाइट एनर्जी देंगे तो उसको फोटोइलेक्ट्रिक रेडिएशन बोले जाएंगे, वो भी एक टाइप की एनर्जी है। और उसकी क्वांटिटी को उन्होंने फोटॉन वर्ड दिया गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है, जो सबसे छोटा यूनिट है जिससे कोई रेडिएशन एमिट करेगा या एब्जॉर्ब होगा, जब किसी बॉडी पे कोई एनर्जी दी जाएगी तो रेडिएशन एमिट करेगा। और वो रेडिएशन कितनी एनर्जी पे हो रहा है उसका एक जो राउंड फिगर है, जो एक क्वांटाइज्ड अमाउंट है एनर्जी का, उसे क्वांटम बोला जाएगा। और उसके लिए इक्वेशन उन्हें बताई कि हम किसी भी रेडिएशन के लिए अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं या आपको एनर्जी दी गई है, किसी सरफेस पे इतनी एनर्जी अगर डालेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे तो कितना फ्रीक्वेंसी से या कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। अगर आप इस इक्वेशन को रखेंगे जहां पे ये E अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि आपने किसी मेटल सरफेस पे या सब्सटेंस की सरफेस पे स्ट्राइक करी है, c जो है आपका ये स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ
किस वेवलेंथ की आपकी वेव उससे प्रोड्यूस होगी, और ये h क्या है, ये आपका है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक दो फार्मूला आपने एनर्जी का लिखा, H इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब अगर आप लैम्डा को 1 अपॉन लैम्डा लें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए आपको वेवलेंथ नहीं दिया गया है, वेव नंबर दिया गया है, तो आप इसी फार्मूले को लिख सकते हैं एच सी इंटू न्यू बार। 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं न्यू बार, यानी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार। अब आप जानते हैं C अपॉन लैम्डा, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, न्यू टू लैम्डा। सो अगर हम लैम्डा को यहाँ लाते हैं C अपॉन लैम्डा, तो हम इसको लिखते हैं न्यू, यानी C अपॉन लैम्डा की जगह हम न्यू लिख सकते हैं, यानी इस जगह पे हम C अपॉन लैम्डा की जगह न्यू भी लिख सकते हैं, और E इज इक्वल्स टू H न्यू। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे हम H को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आएगी, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। दैट्स मीन एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। यहाँ पे हमने आपको जो पहली इक्वेशन बताई, ये प्लैंक्स इक्वेशन बोली जाती है, और यहाँ पे H को हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, E इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ये है आपकी E की वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी H की। H को हम कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब सपोज कीजिए हमको एक कोई चीज पता चल जाए, सिर्फ चाहे फ्रीक्वेंसी पता चल जाए या वेवलेंथ पता चल जाए, तो वो कितनी एनर्जी कंजिस्ट करेगी, कितनी एनर्जी के बाद वो रेडिएशन इमिट करेगा या एब्जॉर्ब होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें कह रहे हैं कि कोई रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, रेडिएशन हैज 300 नैनोमीटर वेवलेंथ। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन, क्या रेडिएशन की एनर्जी होगी, ये हमको पहले तो इसको नैनोमीटर, ये लैम्डा दिया गया है, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, 10 टू दी पावर -9 मीटर। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि लैम्डा दिया गया है तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू H इंटू C अपॉन लैम्डा। H आपका कांस्टेंट है, C भी आपका कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल्स टू, आप वैल्यू लगाएंगे 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड इंटू, ये आपका C है, C की वैल्यू लगाएंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो दिया गया है आपको 300 इंटू 10 टू दी पावर -9, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द एनर्जी। दैट्स मीन जो वेवलेंथ आपको दी गई थी 300 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ के रेडिएशन को कितनी एनर्जी के थ्रू इमिट किया जा सकता है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आपका जो आएगा उसका यूनिट ऑफ जूल लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और प्लीज इसको अच्छे से करें। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।